हेलो दोस्तों, मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे और मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा था। गर्मी का मौसम था और मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाने जाती थी। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जो कमरे में नहीं बल्कि घर के आंगन में था। जब भी मैं कमरे से निकलकर उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। घर में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। परंतु मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि घर में तो सिर्फ मेरा जवान बेटा ही है और मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ मैंने उसकी कुछ ऐसी हरकतें देखी जिससे मेरा शक बढ़ने लगा। एक दिन जब वह घर पर नहीं था तो मैंने उसका फोन उठाकर चेक किया। फोन में एक वीडियो थी जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि जब मैं बाथरूम में नहाने जाती थी तो वह मेरा नाम गायत्री है और मेरे जीवन का सफर बहुत ही अनोखा रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। उस वक्त मैं जीवन की चुनौतियों के बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और सीखा कि संघर्ष और प्रेम के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति से हुई थी जो मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हमारे बीच का प्यार बहुत गहरा था। हमने मिलकर अपने छोटे से परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश की। 1 साल बाद हमारा बेटा हुआ और मैं मां बन गई। उस समय मैं केवल 20 साल की थी और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। हमारे बीच का अंतर केवल 16 साल का था, इसलिए हमारे रिश्ते में एक अनोखी मित्रता भी थी। मैं मां थी लेकिन उसके लिए एक दोस्त भी थी। मैंने अपने बेटे को अपनी दुनिया माना और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ मैंने और मेरे पति ने अपने परिवार के लिए और भी मेहनत की। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी, अपने बेटे के साथ इस नई जिंदगी को जीने की। वह अब बड़ा हो चुका था लेकिन उसे जिम्मेदारी का कोई अनुभव नहीं था। उसने हमेशा अपने पिता के संरक्षण में जीवन बिताया था और कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे खुद परिवार का भार उठाना पड़ेगा। मेरे पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर आ गई। मैंने उसे समझाया कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन यह सब उसके लिए नया और कठिन था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 ही कमरे थे, पर बाहर आंगन बहुत बड़ा था। यह घर उस जमाने का बना हुआ था जब घरों में शौचालय नहीं होते थे। बाद में मेरे पति ने घर के एक कोने में एक छोटा सा शौचालय बनवाया था। यह शुक्र है कि घर में शौचालय बन गया था, क्योंकि बाहर जाना बहुत असुविधाजनक लगता था। वैसे भी अब वह जमाना बीत चुका था। मेरी आदत थी कि मैं रोजाना नहाया करती थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से चले गए तब से नहाने के दौरान मुझे बाथरूम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम में जाती मुझे ऐसा लगता था कि कोई अंदर झांक रहा है। एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अब मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन ये ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे रोहन को भी नहीं बता सकती थी। रोहन मेरा जवान बेटा था, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की थी। अब हालात ने उसे मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था और इसी वजह से वह आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। एक रात वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, सब कुछ कैसे होगा? हम तो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे खर्चे हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि पिताजी इतना सब कुछ संभालते थे। मैं तो समझता था कि यह सब बहुत आसान है। अभी तो शुक्र है कि घर अपना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा घर तो अपना है, लेकिन इसकी मरम्मत भी तो करनी पड़ती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह भी खराब हो जाएगा। रोहन ने सर पकड़कर कहा, अब क्या करें? वैसे मेरे पास एक आइडिया है, आप मेरी शादी करा दो और लड़की वालों से कुछ पैसे मांग लो। उन पैसों से हम घर की मरम्मत भी कर लेंगे और कुछ काम धंधा भी शुरू कर लूंगा। जब मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे फटकारते हुए कहा,
मैंने तुझे कभी ये सब नहीं सिखाया। लड़की वालों से पैसे मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे पिताजी ने मेरे माँ बाप से एक भी रुपया नहीं लिया था और तू इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तेरी परवरिश इस तरह से नहीं की है कि तू ऐसी बातें करे। किसी की बेटी को अपने घर लाना कोई मामूली बात नहीं होती। वह भी एक जीती जागती इंसान है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं चाहती हूँ कि तू उनसे भी बेहतर बने, लेकिन तू तो अभी से ही लड़की के दहेज पर नजर टिकाए बैठा है। अगर काम करना है तो मेहनत कर, खुद से कुछ कर। मेरे बेटे को मेरी बात बहुत बुरी लगी। जाहिर है उसे बुरा लगना ही था। वह कहने लगा, मम्मी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मैं तो आपसे अपने दिल की बात कर रहा था और आपने तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मत करवाओ मेरी शादी। मैंने कहा, तेरी शादी तब तक नहीं करवाऊंगी जब तक तू कोई पक्की नौकरी नहीं कर लेगा। यह सुनकर वह इतना कहकर चला गया। आजकल नौकरी नहीं मिलती, कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। मैंने पूछा, यह जुगाड़ क्या होता है? तो वह कहने लगा, जुगाड़ का मतलब है शॉर्टकट से पैसा कमाना। मैंने कहा, ऐसे कभी कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। रोहन के जाने के बाद मैं अकेली बैठी सोचती रही। अब मुझे सिर्फ अपने बेटे की चिंता नहीं थी, बल्कि उस डर और अजीब एहसास की भी थी जो मुझे बाथरूम में होता था। क्या यह सच में मेरा वहम था या फिर कुछ और? मैं इस उलझन में थी कि किसी से बात करूं या नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं रोहन को यह बात बताऊंगी तो वह और भी परेशान हो जाएगा। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। घर की दीवारें मुझे जैसे घूरती सी लगती थी और हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती थी तो ऐसा लगता था कि मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरे मन का भ्रम है, लेकिन फिर भी वह डर मेरे दिल में गहराई तक बैठ गया था। रोहन की चिंता ने मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा दिया था। मैं सोचने लगी कि अगर वह इसी तरह चिड़चिड़ा और निराश रहता है तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। मैंने उसके भविष्य के बारे में कई सपने देखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सपने दूर होते जा रहे हैं। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मैं अपने डर और चिंताओं के आगे झुक नहीं सकती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बेटे को सही मार्ग दिखाऊंगी और उसे मेहनत की अहमियत समझाऊंगी। मैंने रोहन को उसके पसंदीदा नाश्ते के साथ बुलाया और उसकी थाली परोसते हुए कहा, रोहन, मैं समझती हूँ कि तुम पर बहुत दबाव है और यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन याद रखना, किसी भी बड़ी सफलता के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता और अगर होता भी है तो वह ज्यादा दिन टिकता नहीं। रोहन ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ता चुनोगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने बस सिर हिलाया और नाश्ता करने लगा। मैं जानती थी कि उसे समय चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन वह मेरी बात समझेगा। शाम को जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो वही अजीब सा एहसास फिर से हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। इस बार मैं और भी डर गई थी, क्योंकि यह अनुभव अब रोज का हो गया था। मुझे लगा कि अब इसे और नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। मैंने निश्चय किया कि इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने बाथरूम के कोने कोने को जांचा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही था? क्या मैं खुद को ही धोखा दे रही थी? अगले दिन एक औरत मेरे पास आई जो मेरी मुंह बोली बहन थी। उसने मेरे बेटे को पहली बार गोद में उठाया था जब वह पैदा हुआ था, क्योंकि वह एक दाई थी। आजकल वह रिश्ते वाली आंटी भी बनी हुई थी। उसने कहा, रोहन को कुछ समझाती क्यों नहीं हो? यह जिन लोगों के साथ बैठता है वे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पता है इसके दोस्त ने क्या किया है? तुझे बताऊं तो तू भी हैरान रह जाएगी, और मुझे लगता है कि तेरे बेटे ने भी वही किया होगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, जो लोग इसके साथ ज्यादा उठते बैठते हैं उनमें से 2 लड़कों ने एक लड़की के साथ। वह बोल ही रही थी कि मैं समझ गई। मैंने कहा, नहीं, तू झूठ बोल रही है। उसने कहा, हाँ, ऐसा ही हुआ है, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सारे मोहल्ले को पता है। शुक्र कर कि तेरे बेटे पर अभी तक कोई बात नहीं आई। मैंने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा,
यह तो मुझे भी पता है कि रोहन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब ऐसे बुरे लोगों के साथ रहेगा तो कल को कुछ ना कुछ जरूर कर गुजरेगा, और अगर नहीं भी किया तो वे लोग उस पर इल्जाम लगाकर बच जाएंगे। वे सब तो बहुत अमीर हैं और हम गरीबों का क्या है। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अमीर लोग इस तरह के मामलों से बच जाते हैं और गरीबों को पुलिस पकड़ ले जाती है। शायद इसी वजह से मेरा बेटा ऐसी बातें करने लगा था। वह अक्सर कहता था जुगाड़ कर लूंगा। मैं नहीं समझ पा रही थी कि यह जुगाड़ क्या होता है और उसने ऐसी बातें कहां से सीख ली थीं। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। नहाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास खड़ा है। मेरे मुंह पर साबुन लगा हुआ था, इसलिए मैं आंखें नहीं खोल पाई। लेकिन अचानक मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पास ही सांस ले रहा हो। मैं घबरा गई और जल्द से जल्द कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि मेरा बेटा सामने खड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से भाग कर आया हो। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप परेशान लग रही हो। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मुझसे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है। क्या हुआ है? वह बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओ क्या हो गया। मैं उसे क्या बताती। मैंने उससे पूछा, जब तू बाहर से आया तो क्या तूने किसी को यहाँ से निकलते हुए देखा? वह आश्चर्यचकित होकर बोला, इस बात का क्या मतलब है? क्या घर में कोई आदमी आया था? अगर ऐसा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे शांत कराते हुए कहा, पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आसपास खड़ा है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। वह कहने लगा, नहीं मैं बाहर से ही आया हूँ, यहाँ कोई नहीं था, न गली में और न ही आसपास कोई दिखा। मैं सोच में पड़ गई कि अगर कोई नहीं था तो फिर मैंने जिसे महसूस किया वह कौन था? वह कोई भी हो, इतनी जल्दी तो भाग नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो फिर से मेरा बेटा वहीं खड़ा था। यह मेरे लिए बहुत अजीब था कि मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, और फिर हमेशा मेरे बाहर निकलते ही मेरा बेटा सामने खड़ा होता था। इस घर में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं था, पर क्या मेरा बेटा ऐसा कर सकता था? मेरे मन में यह सवाल तब तक नहीं उठा जब तक मेरी एक दोस्त ने एक कहानी नहीं सुनाई। वह हमेशा कहती थी कि उसे मोहल्ले की हर खबर रहती है। शायद इसी वजह से मेरी शंकाएं और बढ़ गईं। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, तुझे पता है वह दीप्ति है ना, उसकी 17 साल की बेटी रिया की वीडियो वायरल हो गई है। मैंने पूछा, कैसी वीडियो? तो वह बोली, वही वीडियो जैसी आजकल वायरल हो जाती है और धूम मचा देती है। मैंने कहा, यह तो बहुत बुरी बात है। वीडियो किसने वायरल की? उसने जवाब दिया, अगर तुझे बताओ कि वीडियो किसने वायरल की है तो तू भी पागल हो जाएगी। मैंने जिज्ञासावश कहा, बताओ तो सही। उसने फिर एक ऐसी बात बताई कि मैं सुनकर हैरान रह गई। सोचने लगी कि यह समाज आखिर किस दिशा में जा रहा है। उसने कहा, रिया की वीडियो उसके अपने पति ने वायरल की है और दोनों यानी रिया और उसके पति इस मामले में मिले हुए हैं। उन्होंने वीडियो को लाखों रुपए के लिए बेचा है। उनका कहना है कि कुछ दिनों बाद लोग इसे भूल जाएंगे और जब कोई पूछेगा तो वे कह देंगे कि वीडियो नकली है। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी अंदर की बात तुझे कैसे पता चल गई? वह बोली, यह छोड़, ये अंदर की बात हो या बाहर की, देख तो सही कि आजकल कैसी हरकतें हो रही हैं। एक पति अपनी पत्नी की वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वायरल कर रहा है। तुझे नहीं लगता कि यह समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है? हमें अपने बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। उसकी एक जवान बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। वह चाहती थी कि उसकी शादी मेरे बेटे रोहन से हो। मुझे भी प्रियंका बहुत पसंद थी। एक बार मैंने रोहन से इस बारे में बात की तो उसने कहा, लड़की तो बुरी नहीं है, लेकिन माँ ने शर्त रखी है, यह मुझे पसंद नहीं। वह भी तो हमारी तरह गरीब है, हमें किसी अमीर घर से बहू लानी चाहिए। मैं उसे समझाती रहती थी कि ऐसी बातें मत किया कर। गरीबों के घर में गरीबों की बेटियां ही आती हैं। अमीरों की बेटियां गरीबों के घर में गुजारा नहीं कर पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा इतना लालची कब से हो गया है। उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आने लगी कि लड़की के साथ पैसा भी आना चाहिए। मैंने उससे कहा, तुम पहले कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी प्रियंका से करा दूंगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि वह भी जवान है
और तुम भी। लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। उसकी माँ भी उसकी जल्दी शादी करवाना चाहती थी। अब तो तेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब तुझे ही सब कुछ देखना है, इसलिए अच्छा है कि कोई नौकरी कर ले। मेरा बेटा कहने लगा कि नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने पूछा, क्या मतलब, कौन सा काम है, और तू ऐसे क्यों कह रहा है कि थोड़ा गलत है? गलत तो गलत होता है, थोड़ा गलत क्या होता है? मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आपको बताकर मैं पछता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, बाद में बताऊंगा। और यह कहकर वह कहीं चला गया। मैं सोचती रही कि वह क्या कह रहा था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आजकल जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपनी बातों में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जानती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग भी कम नहीं हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। क्या रोहन भी किसी गलत राह पर जा रहा था? उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। रोहन की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं समझ रही थी कि रोहन मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है, और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। रोहन ही मेरा सहारा था, और अब उसी के बारे में मुझे चिंता सताने लगी थी। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला था, उसे सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बातों को भूलकर किसी गलत रास्ते पर चलने की सोच रहा है। अपने पति के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था, लेकिन अब रोहन के बारे में सोचकर मेरा दिल कमजोर हो जाता था। क्या मैं रोहन को सही रास्ते पर ला पाऊंगी? क्या वह समझ पाएगा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते और गलत रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है? मैंने अपनी एक दोस्त से सुना था कि उसके पति ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी। इस बात ने मेरे दिल में भी एक डर बैठा दिया था। मैं सोचने लगी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। कोई मुझे बार बार क्यों देखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा वीडियो बना रहा हो और मुझे पता ही न हो? यह सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिताई थी। मैं एक शरीफ औरत थी, और अब इस उम्र में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? मेरे जवान बेटे को अगर यह बात पता चल जाती कि यह सब कौन कर रहा है, तो वह शांत नहीं बैठता। वह जज्बाती और जोशीला था, और उसे भी कुछ करना था। यह सब सोचकर मैं बहुत डर जाती थी। हमारे शौचालय की स्थिति ऐसी थी कि वह घर के कोने में बना हुआ था, जिसकी पिछली दीवार गली की ओर थी। उसमें एक बड़ा सा रोशनदान था, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहाँ से कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए हमने उस पर न कोई कपड़ा लगाया और न ही जाली। लेकिन अब मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए नहाने से पहले मैंने उस रोशनदान के ऊपर अपना दुपट्टा लगा दिया, ताकि कोई देख न सके। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ता। गली का स्तर ऊंचा था और हमारा घर नीचा, इसलिए मैंने सोचा इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, वो भी एक बूढ़ी औरत के लिए। हालांकि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, मेरी उम्र अभी सिर्फ 35 साल की ही थी। मेरा बेटा जवान था और मैं उसकी शादी करना चाहती थी। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो यह देखकर हैरान रह गई कि कपड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे रोना आने लगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? अपने बेटे को बता दूं? मामला अब बहुत बढ़ चुका था। इसका मतलब था कि कोई न कोई था जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि किसी बाहरी आदमी को यह कैसे पता चला कि मैं किस समय नहाने जाती हूँ। मैं रोजाना एक समय पर नहाने नहीं जाती थी। कभी सुबह नहा लेती थी, कभी दोपहर को, और कभी खाना बनाने के बाद। और गर्मी के मौसम में तो मैं दिन में 2 बार भी नहा लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और साफ सुथरा रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि बेटे को बता ही देती हूँ। मैंने उसे सीधे सीधे नहीं कहा कि मुझे पक्का यकीन है, पर मैंने उसे बताया कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखता है। मुझे शक है कि यह रोशनदान की तरफ से होता है। मुझे लगा था कि यह सुनकर मेरा बेटा पागल हो जाएगा और कहेगा,
कौन है वो? मैं पता करता हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आपको ऐसा ही लगा होगा। इस बात को छोड़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? आप इन सारी बातों को भूल जाइए। उसने इस बात को इतना हल्के में ले लिया कि मैं हैरान रह गई। मुझे उससे ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह तो बड़ा गुस्से वाला था और अपनी माँ के मामले में उसे तो और भी गुस्सा आना चाहिए था। घर की औरतें तो अपनी इज्जत होती हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे लगा कि उसे परेशान होना चाहिए था, फिर उसने क्यों नहीं किया? मैं उसकी माँ थी और यह बड़ा मामला था, लेकिन वह मजे से बैठा रहा। मैंने भी दोबारा बात नहीं की और सोचा कि खुद ही पता करती हूँ कि यह सब कौन कर रहा है। मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी योजना के अनुसार काम किया। मैं उस रोशनदान के पास खड़ी रही और ध्यान से देखने लगी कि कोई वहाँ से झांकता है या नहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि गली के उस पार कुछ हलचल हो रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे उस ओर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गली में एक आदमी खड़ा था जिसने अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की हुई थी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे कि रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से खुद को छुपा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे शक सही थे। कोई ना कोई था जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहा था। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे एक कैमरे वाला फोन चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। उसके पास फोन था पर मेरे पास नहीं। उसने कहा, एक दिन के लिए अपना फोन तुम्हें दे दूंगी, पर पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। मैंने कहा था कि अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूंगी। मैं उस फोन को बाथरूम में रखना चाहती थी और रोशनदान की तरफ कैमरे का मुंह करके देखना चाहती थी कि मुझे बाहर से कौन देखता है। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इससे रिकॉर्डिंग भी हो जाती, वीडियो भी बन जाती और मुझे पता चल जाता कि हरकत कौन कर रहा है। साथ ही मेरे पास सबूत भी आ जाता। मैंने अपनी दोस्त से फोन लिया और उसे ऐसी जगह पर रखा, रोशनदान की तरफ कैमरा कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। शायद उसके फोन का कैमरा खराब था। इसके बाद उसने अपना फोन मांग लिया और कहा कि उसे फोन की जरूरत है। वह लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाने का काम करती थी, इसलिए मैं बार बार उससे फोन नहीं मांग सकती थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उस जगह को बंद करवा दे या फिर बाथरूम कहीं और बनवा दे। घर के हालात पहले से ही खराब थे। जब मेरे पति का निधन हुआ तो पता चला कि उन पर बहुत सारा कर्ज था। अब वे लोग सामने आ रहे थे और अपने पैसे मांग रहे थे। मेरा बेटा भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि उसकी शादी करवा दो, दहेज के पैसों से वह कोई बिजनेस शुरू कर लेगा और घर में बहू भी आ जाएगी, जिससे तुम भी अकेली नहीं रहोगी। मेरा बेटा आजकल बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने किसी से फोन पर बात करते हुए कहा, आजकल लोग ऐसी वीडियो से बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। एक वीडियो की ही तो बात है और अगली वीडियो आते ही लोग पिछली को भूल जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं था, सीधे सीधे बातें हो रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वह वही बात तो नहीं कर रहा था जो मेरे मन में आ रही थी। अगर एक पति पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी की वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या एक बेटा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ की वीडियो वायरल नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वह अपने पास कोई खास काम नहीं था। कभी कभी वह एक गाड़ियों के शोरूम में काम कर लेता था, जिससे उसे रोजाना के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन यह कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि उसके पास बात करने के लिए और कोई विषय नहीं था। जैसे ही उसने फोन रखा, मैं उसके पास गई और पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? कौन सी वीडियो बनाओगे और वायरल करोगे? क्या तुम भी उस आदमी की तरह कुछ करने का सोच रहे हो जिसने अपनी बीवी की वीडियो वायरल कर दी थी? मेरा बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? बात को कहां से कहां जोड़ रही हो? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बस वैसे ही बात हो रही थी। मैंने फिर उससे पूछा,
तो फिर वह कौन सी वीडियो थी जिसकी बात कर रहे थे? आजकल तो हर तरफ औरतों की ही वीडियो वायरल होती हैं, जिनमें या तो वह डांस कर रही होती हैं या फिर कुछ और कर रही होती हैं। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुमने भी कोई गलत हरकत की है तो मैं तुम्हें जेल से भी नहीं छुड़वाऊंगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी, मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगा जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़े। फिर मैंने उसे याद दिलाया, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तुमने इस बारे में क्या किया? पहले तो वह घबरा गया, फिर कहने लगा, मैंने भी आपको कहा था कि आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे उस आदमी का? तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बार जाकर जांच कर लेते कि ऐसा है या नहीं? किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर इस बाथरूम के रोशनदान को बंद करवाने की कोशिश करो। यह रोशनदान इतना बड़ा है कि यहाँ से कोई आदमी छलांग भी लगा सकता है। जब तुम्हारे बाबा ने शौचालय बनवाया था तब जमाना ऐसा नहीं था। मुझे लगा था कि यह सब सुनकर तुम गुस्से से लाल पीला हो जाओगे और कुछ करोगे, लेकिन तुम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। मेरे बेटे ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाथरूम में जाते हुए कोई आपको देखता है तो फिर आप बाथरूम में मत जाया करो। ऐसी उल्टी बात तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग उलझा हुआ हो, और मेरे बेटे का दिमाग सच में बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाथरूम में ना जाऊं? गर्मी का मौसम था, क्या मैं नहाती भी नहीं? मुझे तो नहाने का शौक था और साफ सुथरा रहने की आदत भी थी। मैं इस बारे में बहुत सोचती रही और अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, क्योंकि इस घर में और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई अजनबी हमारे घर में नहीं आता। मैं हैरान थी कि मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करता था, लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, लेकिन अब वह बिल्कुल सामान्य हो गया था। उधर प्रियंका की माँ बार बार कहती थी कि उसकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वह चाहती थी कि मैं उसे कहूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर ले ताकि दोनों की सगाई कर दी जाए, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को आजकल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। लेकिन प्रियंका भी पागल थी जो रोहन से प्यार कर बैठी थी। मुझे लगता था कि अगर वह वाकई उससे प्यार करती थी तो उसे किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उसे कुछ साल तक इंतजार ही क्यों न करना पड़ता। प्रियंका मेरे दोस्त की इकलौती बेटी थी और अपने घर में सबसे ज्यादा लाडली भी। वह मुझे भी बहुत सुंदर लगती थी। एक मुसीबत मेरे सर पर जरूर थी कि मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, लेकिन नजर तब रखती जब वह घर पर होता। आजकल वह ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। हालांकि जब तक मैं खाना वगैरह बना रही होती थी तब तक वह घर में ही होता था। एक दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो उसका फोन उसके कमरे में पड़ा हुआ था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि क्यों न उसका फोन चेक करूं और देखूं कि उसमें क्या है। आखिर वह मेरा बेटा था और मुझे उसके फोन को चेक करने का हक था। मैंने फोन की गैलरी खोली तो उसमें एक वीडियो थी। वीडियो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वीडियो बाथरूम की थी और साफ नजर आ रहा था कि उसमें क्या हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने बार बार देखा कि कहीं और भी वीडियो तो नहीं है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही वीडियो थी। मैं उस वीडियो को देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था। उसने देख लिया था कि उसका फोन मेरे हाथ में है और मैं वह वीडियो देख चुकी हूँ। यह सुनकर मेरे बेटे का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर की छाया थी। मेरी आंखों में भी एक सवाल उमड़ रहा था जिसे मैं आखिरकार पूछ ही बैठी। जवाब सुनते ही मैं दंग रह गई। मैंने अपने बेटे की ओर देखा, मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने उससे कहा, तूने यह सब कब किया, कैसे किया और क्यों किया, बता मुझे। अब उसके भी आंखों में आंसू थे और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसी दिन किया था जिस दिन आपने मुझे बताया कि कोई आपको छुपकर देखता है। आपको क्या लगता है
मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। जब आपने कहा था कि कोई आपको देख रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा गुस्सा करना आपको परेशान कर देगा और आप डर जाएंगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी यह सब कर रहा है उसे पकड़ कर ही रहूंगा। मैंने सबसे पहले रोशनदान पर एक छोटा कैमरा लगा दिया था जिसका रुख बाहर की ओर था। उसमें आप नहीं बल्कि बाहर का दृश्य दिखता था। उसी कैमरे से मुझे पता चला कि वह हमारे मोहल्ले का ही लड़का है जो गली में खड़ा होकर देखता है। जैसे ही उसे पानी गिरने की आवाज आती है वह समझ जाता है कि कोई अंदर गया है और फिर अंदर झांकने की कोशिश करता है। मैंने उसका नाम और घर का पता भी मालूम कर लिया है। मेरा तो दिल करता था कि सीधे उसके घर जाऊं और उसे गोली मार दूं, लेकिन जब अपने दोस्त से बात की तो उसने समझाया कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने तुम्हारी माँ की कोई वीडियो बनाई है जो उसके पास है, पहले हमें वह वीडियो निकालनी होगी। मैं उसी से बात कर रहा था जब आपने मेरी बात सुनी थी। मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे कि उसे लगेगा कोई बाथरूम में नहा रहा है और जैसे ही वह अंदर झांकने लगेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर वैसे उसे टोकेंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो वह कभी नहीं मानेगा, लेकिन जब उसे सबके सामने पकड़ा जाएगा तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। आपसे ज्यादा मुझे गुस्सा है, आपसे ज्यादा मैं बेचैन हूँ उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे धैर्य से काम लेना होगा क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं है। हमें उसे सबक सिखाना है ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। आपको पता है आपने कहा था कि मोहल्ले में एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी जिसके लिए सभी ने उसके पति को दोषी ठहराया, लेकिन हकीकत में ये काम उसी मोहल्ले के एक और लड़के ने किया था। ये लड़का बहुत बदनाम था और मोहल्ले की कई लड़कियों को परेशान कर चुका था। कभी लड़कियों को छेड़ता तो कभी और कोई हरकत करता, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। मेरे दिल में उस लड़के के खिलाफ बहुत गुस्सा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलतफहमी पाल रखी थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे अपने बेटे ने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैंने कभी उसे यह बात नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी थी। समाज किस दिशा में जा रहा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे पर गर्व था। आखिरकार मेरे बेटे ने योजना बनाई और जब वह बदमाश लड़का रोशनदान की ओर देख रहा था तभी मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। मोहल्ले के लोगों ने उसे देख लिया था, फिर सबने मिलकर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई वीडियो नहीं थी। हालांकि उसने और भी कई लड़कियों की वीडियो बनाई थी। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कई केस बन सकते हैं, FIR दर्ज करवाइए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इस घटना के बाद मैंने घर का रोशनदान भी बंद करवा दिया। बेटे की नौकरी भी लग गई और हमने उसकी शादी प्रियंका के साथ करने का फैसला किया। दोनों की सगाई हो चुकी थी और अब शादी होने वाली थी, लेकिन अभी भी जब मैं उस वक्त की बातों को याद करती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। ये सब मेरी एक दोस्त की वजह से हुआ था जो मोहल्ले में लोगों को कहानियाँ सुनाती थी। अब उसकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनने वाली है, लेकिन उसकी बेटी उसकी तरह नहीं है। वैसे मेरी दोस्त बुरी नहीं थी, पर उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगीं। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसने मेरे दिमाग में इतनी नकारात्मक बातें भर दी कि मैं अपने बेटे के बारे में ही गलत सोचने लगी। मैं कैसे भूल गई कि मैंने ही उसे पाला पोसा है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जब प्रियंका और रोहन की शादी का दिन करीब आ रहा था तो घर में खुशी का माहौल था और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी बीच मैंने अपने बेटे के साथ खुलकर बातचीत की और उसे अपने दिल की सारी बातें बताईं। उसने मुझसे वादा किया कि वह कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा। यह पूरी घटना मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि जीवन में कई बार हमें अपनी धारणाओं और शंकाओं पर काबू पाना पड़ता है। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज भरोसा होता है।
जब हम अपने करीबियों पर शक करते हैं तो हम सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी सवाल खड़े कर रहे होते हैं। मैंने अपने बेटे को गलत समझा, लेकिन उसने अपने कार्यों से मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने रोहन को सही संस्कार दिए थे और उसने मेरे विश्वास को कायम रखा। प्रियंका और रोहन की शादी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हर माँ बेटे के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम उन कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस घटना ने मुझे यह भी याद दिलाया कि समाज में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने परिवार के प्रति सच्चा और भरोसेमंद रहना चाहिए, क्योंकि अंततः यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें उन मुश्किलों से पार पाने की ताकत प्रदान करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ये बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर वापस आया था। वैसे मैं गांव में ही रहता था और शहर में पीएसएससी की तैयारी करने गया था। वहां गए हुए मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि मैं बीमार हो गया। मुझे कुछ भी पच नहीं रहा था। बार बार मेरा पेट दर्द कर रहा था। जब डॉक्टर के पास चेक करवाया तो पता चला कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। इसलिए मैं वापस घर चला गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर वालों ने कहा कि अगर तेरी सेहत ठीक नहीं रहती तो तू पढ़ाई मत कर। मेरा शरीर इतना पतला हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई हो। मैंने पापा से कहा कि पापा, मुझे वहां खाने के लिए कुछ भी पसंद नहीं आता और न ही मुझे कुछ पचता है। वैसे मैं बता दूं कि हमारा एक संयुक्त परिवार था। हमारा घर गांव में ही था, जो एक छोटे से शहर के पास था। मेरे परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी रहते थे। शहर वाले फ्लैट में चाचा का बेटा और बेटी, मेरे भाई बहन रहते थे और सभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। जब मैंने पापा से कहा कि मुझे वहां का खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो पापा ने कहा, ठीक है, तुम कहीं और रहकर ट्राई कर लो। अगर तुम्हें वहां पसंद आए तो अच्छा है, नहीं तो वापस आकर यहीं पढ़ाई कर लेना। जब मैं वापस शहर गया तो मैंने 1 हफ्ते में 7 जगहों पर ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रही थी, हाँ पर थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी वहां जाने का नहीं कर रहा था। मेरे चाचा ने पापा से कहा कि अगर उसकी पढ़ाई वहां ठीक हो रही है तो उसकी चाची को उसके पास भेज दो। इससे उसका खाना पीना भी ठीक हो जाएगा और उसकी सेहत भी सही रहेगी। फिर मेरी चाची ने वहां खाना बनाना शुरू किया। उस समय वहां बस 2 ही लोग थे। जब पापा ने मुझे यह बात बताई तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा था। मैंने एक फ्लैट देख लिया था जिसमें जरूरी सामान रखने की जगह थी। मैंने मार्केट से सामान खरीद लिया, इसलिए सब कुछ बहुत सस्ते रेट पर ही मिल गया था। ये बात उस समय की है जब मेरी चाची शहर आई थी, लगभग 20 दिन बाद। उसी दिन सब कुछ सेट हो गया था। सुबह 9 बजे का नाश्ता करके मैं कॉलेज चला जाता था। दोपहर का खाना 12 बजे खा लेता था और रात का खाना भी 7 बजे तक खा ही लेता था। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कभी कभी मैं चाची के साथ फास्ट फूड खाने भी चला जाता था। हमारे फ्लैट में मैंने वाईफाई लगवाया था, जिससे कभी कभी कमरे में ही पढ़ाई कर लेता था। सब कुछ 5 महीनों तक सही चल रहा था। एक दिन की बात है जब मैं छत पर टहल रहा था और चाची ने मुझे देख लिया। चाची बहुत ही सुंदर और जवान थी। हम दोनों अक्सर बातें किया करते थे। धीरे धीरे मेरा नजरिया बदल गया था और मैंने ज्यादा समय फ्लैट में ही बिताना शुरू कर दिया। एक बार चाची ने कहा कि उन्हें कुछ कपड़े खरीदने हैं और हम दोनों बाजार चल दिए। मैंने कहा ठीक है। शाम को हम मार्केट गए। 3 दिन बाद हम फिर से बाजार चले गए। हम दोनों ने रिक्शा लिया और बाजार चले गए। वहां चाची ने कुछ कपड़े खरीदे। चाची को अपने लिए कुछ अन्य कपड़े भी खरीदने थे, लेकिन वह मेरे सामने झिझक रही थी। मैंने यह महसूस किया क्योंकि वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, चाची, अगर आपको कुछ और लेना है तो बताइए। चाची ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, कुछ नहीं लेना। फ्लैट में मैंने देखा था कि चाची के कपड़े कुछ जगह से फट गए थे।
पर मैं भी बात करने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन इतनी दूर आ गया था कि थोड़ी समझदारी भी आ गई थी। इसलिए हिम्मत करके मैंने चाची से बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा, चाची आप देख लो, यहाँ बहुत कुछ मिलता है और बहुत सस्ता भी है। चाची ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, नहीं मुझे और कुछ नहीं लेना। वह अब भी थोड़ा झिझक के बात कर रही थी। मुझे याद आया कि मैंने कपड़े लेने की बात कही थी, जो सभी लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। जब चाची ने कपड़े लेने की बात कही तो मैं भी चाची से खुलकर बात करने लगा। मुझे लगता था कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई है। मैंने कहा, चाची अगर आपको कुछ लेना है तो ले लो, यहाँ सब कुछ मिलता है। पहले तो चाची थोड़ी हैरान हो गई और कुछ समय बाद कहने लगी, हाँ मुझे भी कुछ लेना है। मैंने कहा, ठीक है, आप जो लेना चाहती हो ले लो, मेरा वहां जाना सही नहीं होगा। चाची ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, तुम भी चलो। चाची को दुकानदार से कुछ मोल भाव करना था। जब मैं वहां गया, चाची ने दुकानदार से कहा, हाँ मुझे वही लेना है। फिर मैंने कहा, ठीक है, आप जो लेना है ले लो, लेकिन मेरा वहां होना शायद सही नहीं होगा। चाची ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी चलो। उसे दुकानदार से कुछ मोल भाव करना था। जब मैं वहां गया, चाची ने दुकानदार से कहा कि उसे 30 साइज चाहिए, तो दुकानदार चाची को देखते हुए कहने लगा, तुम्हें 30 नहीं 32 साइज लेना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए तो पहले वाला फट गया था। लेकिन यह सब मैंने बहुत धीरे धीरे कहा ताकि सिर्फ चाची को सुनाई दे। यह सुनकर चाची मेरी तरफ एकदम से देखने लगी। मुझे लगा कि वह नाराज होगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और कपड़े खरीद लिए। चाची ने 3 पीस लिए और फिर हम दोनों वापस आ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक ऑटो रिक्शा लिया और उसमें बैठ गए। रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए रिक्शा ठीक से चल नहीं रहा था और एक तरफ झुकने लगा। चाची ने खुद को संभालने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। जब रिक्शा सही हुआ तो मुझे लगा कि चाची मेरा हाथ छोड़ देगी, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपना हाथ और कसने लगी थी। शायद इसका मतलब कुछ और था। यह सोचकर मुझे एक हल्का झटका सा लगा। धीरे धीरे चाची मेरे बहुत करीब आने लगी थी। अब उसने सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा था, बल्कि खुद भी मेरे साथ सटने लगी थी। शायद उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसकी हरकतों का एहसास मुझे हो रहा था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद चाची ने मेरा हाथ छोड़ दिया और हम दोनों कुछ समय बाद अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मैंने चाची से कहा, जो भी दुकान पर हुआ उसके लिए माफ कर दो। चाची ने कहा, क्या हुआ, कैसी माफी? मैंने कहा, चाची आपके कपड़े फट गए थे, उसी के बारे में कहा था। सच पूछो तो मैंने खास तौर पर आपके लिए ही शॉपिंग की थी, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कहता, इसी वजह से मुझे शर्म आ रही थी। हम दोनों ऐसी बातें कर सकते हैं, और वैसे भी हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां ये बातें सामान्य है। चाची ने कहा, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे भी कुछ दिन हो गए हैं, हम दोनों अब खुलकर बातें कर लेते हैं। एक दिन चाची सब्जी लेने गई थी और मुझे लगा कि अब उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा भी मूड थोड़ा ढीला था, तो मैं नहाने चला गया और सिर्फ अंडरवियर पहनकर बैठ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि चाची कब अंदर आ गई थी। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं एकदम घबरा गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और मैं कुछ भी सोच नहीं पाया। मैं तुरंत वॉशरूम में चला गया और बहुत घबराया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। उस समय ऐसा हुआ कि चाची पैसे लेना भूल गई थी, इसीलिए वह वापस आ गई थी। मैं नहाकर जल्दी से बाहर घूमने चला गया। मैंने चाची को मैसेज किया कि दोपहर की रोटी मत बनाना, मैं दोस्तों के साथ बाहर ही खा लूंगा। उसने मैसेज सिर्फ देखा था और बिना कुछ कहे छोड़ दिया था। जब मैं फ्लैट वापस आया तो चाची मोबाइल चला रही थी। मैं जाकर चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। चाची ने मेरी तरफ देखा और मुझे लगा कि अब वह बहुत गुस्सा करेगी। चाची कहने लगी, क्या हुआ, सुबह कहां गया था? मैं चुप रहा। चाची कहने लगी,
कुछ तो बोलो। मैंने कहा, सॉरी चाची। चाची बोली, क्या सब कुछ तो नॉर्मल है, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा, मैं बहुत डर गया था, इसीलिए दोपहर को भी नहीं आया था। चाची ने कहा, पागल हो गए हो, तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है? तुम ही तो कह रहे थे कि हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, ये सब नॉर्मल बातें हैं, और तुम्हें हफ्ते में इधर उधर घूमना भी चाहिए, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा और पढ़ाई पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चाची ने मेरे कंधे को हल्के से हिलाया और कहा, तुम किसी फालतू बात की टेंशन मत लो, तुम बेवजह ही टेंशन लेते हो। मैंने कहा, सॉरी चाची। चाची बोली, चलो कोई बात नहीं, वैसे अगर मुझे गुस्सा करना होता तो मैं उस समय ही कर लेती। जब रात को तुम चादर ओढ़कर कुछ कर रहे थे तब भी मैं जाग रही थी। मैंने कहा, मतलब तुम पहले से ही मुझे देख चुकी थी? हम दोनों हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। चाची अब मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चाची मुझसे पूछने लगी, गुस्सा मत करना, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो, और सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर वह बोली, तू एक हफ्ते में कितनी बार? मैंने कहा, चाची तुम क्या पूछ रही हो? वह बोली, अरे बस बताना, मैं तो वैसे भी बस बातें ही कर रही हूं, बात करने में क्या बुरा है? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, बस 10 दिन में 1-2 बार, कभी कभी महीने में 2-3 बार। चाची बोली, तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता? मैंने कहा, चाची कभी कभी दिमाग में ख्याल आते हैं और फिर बाहर चला जाता हूं, चाय पीने या लाइब्रेरी में जाकर कोई फिल्म देख लेता हूं। फिर चाची ने कहा, अच्छा ये बता, तूने कभी किसी से ये सब करवाया है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और डर भी गया था। पता नहीं आज ये सब क्यों हो रहा था। चाची ने फिर पूछा, बताना। मैंने कहा, वैसे मैं सिंगल हूं। चाची कहने लगी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, 3 हफ्ते में 3-4 बार काफी है, इससे पढ़ाई पर असर नहीं पड़ता। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चाची बोली, चलो अब खाना खाते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन अब चाची को देखने का मेरा नजरिया बदल गया था। एक दोपहर की बात है, चाची झाड़ू लगा रही थी और उसका गला नजर आ रहा था। बस उसे हल्के से देखते ही मेरे शरीर में अजीब सी सनसनी हो गई थी। मैं चाची को देख रहा था और 1 मिनट में ही मुझे खुद पर से काबू नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वह बाहर चली गई। जाते जाते उसने कहा, अपने कपड़े गंदे मत कर देना। यह सुनकर मैं भी वॉशरूम चला गया। वह दरवाजे के पीछे से देख रही थी। कुछ समय बाद मैंने कपड़े से साफ किया और सो गया। जब उठा तो देखा कि शाम होने वाली थी। कुछ देर बाद चाची चाय लेकर आई और कहने लगी, तू बेफिक्र होकर सो गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोता, और अगर सो भी जाऊं तो इतनी देर तक नहीं सोता। आज कुछ ज्यादा ही हो गया। चाची कहने लगी, होता है, चल उठकर चाय पी ले और ताजा हो जा। चाय पीते ही मैंने फिर से दोपहर की बात छेड़ दी। मैंने कहा, चाची एक बात पूछूं दोपहर के बारे में? चाची ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, क्या आपको मैं ठीक लगता हूं? चाची बोली, पता नहीं, मैंने तुझे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत पतला हूं। चाची ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है? वह बोली, हाँ, कुछ लोग ज्यादा ही पतले होते हैं। फिर हमारी कुछ और बातें हुई और मैं बाथरूम में चला गया। इस बात को 20 दिन हो गए थे। एक दिन चाची ने दोपहर में मुझसे पूछा, इन खाली दिनों में तू क्या करता है? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस खाली बैठा था। चाची कहने लगी, तूने बताया नहीं, उस दिन तेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर तू खाली क्यों था? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चाची बोली, कुछ बिना देखे ऐसे कैसे? मैंने कहा, चाची अगर तुम बुरा ना मानो तो। चाची बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, उस दिन आपको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, बस वही सब देखकर हो गया था।
चाची ने कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, सॉरी चाची, प्लीज माफ कर दो, गुस्सा मत करो। ये कहकर मैं उनके पैर पकड़ने के लिए झुकने लगा। प्लीज गुस्सा मत करो। चाची कहने लगी, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पैर को हाथ मत लगाना। और फिर मैं जल्दी से लाइब्रेरी के लिए चला गया। रात को घर लौटकर रोटी खाकर चुपचाप सोने लगा। चाची मेरे पास आई और कहने लगी, तू क्यों सोने लगा है, क्या हुआ? मैंने कहा, चाची जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे लगा कि आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चाची कहने लगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम लोग वैसे ही खुश रहते हो। मैंने कहा, चाची माफ कर दो। चाची कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम भी मेरी एक बात याद रखो, हमेशा अपने दिमाग को खाली रखो, जो भी मानसिक बोझ है उसे हल्का कर दो। मैंने कहा, ठीक है चाची जी। चाची कहने लगी, अगर दिल करे तो कोई काम कर लिया करो। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन जब मैं नहाकर बाहर आया और चाची कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने बेडरूम में चाची के फटे हुए कपड़े देखे। जैसे ही मैंने फटे कपड़े को छुआ, मैं हैरान रह गया। फिर एक दिन चाची दोपहर को मेरे पास आई और कहने लगी, सब ठीक चल रहा है, तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मैंने कहा, हाँ बस ठीक है। चाची मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने मौका देखकर कहा, चाची मेरा दिल कर रहा है। चाची ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूं। मैंने कहा, नहीं चाची, यहां रुकिए, प्लीज मुझे बताइए कि सब ठीक है या नहीं। चाची ने 2 मिनट तक मुझे गुस्से से देखा और फिर अचानक उठकर कहने लगी, ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मूड बदल गया। चाची पूरी तरह से ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा, डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। चाची ने कहा, देख ले, तू अपनी मर्जी से जो भी ठीक समझे। चाची का पूरा ध्यान मुझ पर था। वह बस मेरे ही चेहरे की ओर देख रही थी और मेरे सामने वाले बिस्तर पर बैठ गई। ये पहला मौका था जब मैंने चाची के सामने सब कुछ स्पष्ट किया और मेरे लिए यह बहुत अच्छा था। मैंने कहा, चाची माफ कर दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, सब कुछ साफ हो गया है। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, किसी से भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इतने पिंपल्स कैसे हो गए? मैंने कहा, चाची ये पहली बार हुआ है, शायद इसीलिए आप देख रही थी। चाची ने कहा, ठीक है। मैंने कहा, बस एक बात बताना चाहता हूं, गुस्सा मत करो। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत खराब हो गया था। चाची ने कहा, ठीक है, अगली बार जब भी दिल करे तू मेरे सामने सब कुछ कर लिया कर। मैंने कहा, ठीक है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए थे। वैसे मैंने अपने बारे में एक बात बताना भूल गया था कि एक बार मेरे घुटने में फ्रैक्चर हो गया था। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कभी कभी बहुत दर्द होता था और हमेशा दर्द रहता था। जब भी दर्द होता था उस समय मैं अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद शाम को मैंने बहुत ज्यादा काम किया और मेरे हाथ में दर्द होने लगा। एक दिन शाम को चाय के समय चाची और मैं बातें कर रहे थे। चाची ने कहा, काफी रात हो गई है, मैंने कितनी बार कहा कि हफ्ते में 3-4 बार अपने हाथ की एक्सरसाइज कर लिया कर, लेकिन तू 20 दिन में एक बार भी नहीं करता। मैंने कहा, चाची आज दोपहर को कर लूंगा, लेकिन दर्द के कारण मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, इसलिए नहीं किया। चाची ने कहा, ठीक है, अपने हिसाब से कर ले। अगले दिन दोपहर को मैंने कोशिश की, लेकिन चाची झाड़ू लगा रही थी और मेरे घुटने का दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने अपने घुटनों को घुमाने की कोशिश नहीं की। चाची ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा हूं। चाची ने कहा, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बता दो। मैंने कहा, नहीं चाची, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। चाची ने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे अपने हाथ को घुमाते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा दबाव डालने से हाथ में दर्द होने लगा। चाची मेरे सामने खड़ी थी और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, चाची हाथ में बहुत दर्द हो रहा है,
ऊपर से खींच दो। चाची ने कहा, इसे ऐसे ही छोड़ दो। मैंने पूछा, क्या करूं चाची, दर्द मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। चाची ने कहा, मैं कुछ कर देती हूं। मैंने कहा, बस इधर उधर कर दो, मुझे तकलीफ होती है। चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। चाची ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथ को इधर उधर घुमाया और मेरे हाथ में दर्द होने की वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं जैसे तड़पने ही लगा था। एक तरफ मेरे घुटने पर और एक छोटी सी फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो रहा था। मैं उन दोनों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। चाची ने मेरे हाथ को थोड़ा थोड़ा घुमाया और हर दिन मुझे हाथ घुमाने के लिए कहा। जब मैंने रोजाना अपने हाथ को घुमाना शुरू किया तो मेरे हाथ में कुछ हरकत आने लगी और धीरे धीरे मेरा हाथ इधर उधर घूमने लगा। मुझे लगने लगा कि अगर मैं अपने हाथ को इस तरह घुमाता रहूंगा तो दर्द कम हो जाएगा। मैंने दर्द से डरकर पहले कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन रोज हाथ घुमाने के कारण मेरे घुटने का फ्रैक्चर ठीक होने लगा। मुझे लगा कि जब से चाची मेरी जिंदगी में आई है तभी से मेरा हाथ ठीक होने लगा है। मैं चाची का कितना धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आता। पापा की वजह से मेरे घुटने का फ्रैक्चर भी ठीक होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जब से चाची मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरा हाथ ठीक होने लगा है। मैं चाची का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे इसका हल समझ नहीं आता था। वैसे चाची से मुझे बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मेरे पापा मेरे पास आए। जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो पापा ने मुझे अपने साथ ले लिया और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरे घुटने की एक्सरसाइज पूछी और धीरे धीरे मेरे घुटने का दर्द ठीक होने लगा। मैं चाची का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे दर्द के डर को दूर किया और मेरी देखभाल की। धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में। मैं 14 साल की थी जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि वह बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 14 साल की नाजुक लड़की मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। सुहाग रात में वह मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो तुम्हें? मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वह बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला बलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते देखा तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहा है? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी के मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था। मेरी दीदी और जीजा की मोहब्बत की शादी थी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों। लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा माँ इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन, जिसका नाम सुहाना था, उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन माँ पापा को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी, 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजा हमारे घर आया उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें लाल थीं। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था,
मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है बिट्टू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सुहाना की मौत हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। जीजा कहने लगा, आंटी, भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचे। खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस दिल से वहां अकेला रहता हूं, यह मैं ही जानता हूं। उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद गौरी की 10वीं क्लास शुरू हो जाएगी। बेटा, मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूं। जाने वाली तो जा चुकी है। तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। यह सुनना था कि जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। सुहाना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। उसके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूं। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी मां कहने लगी, मैं जानती हूं तुम सुहाना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो मां की जरूरत है ना। जीजा कहने लगा, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती। गौरी तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है। जब तक वह 20 से 22 साल की होगी, मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी मां कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी ही होगी। यह जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी मां कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बिट्टू छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी। वह फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया था। बिट्टू 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रह ही नहीं रहा था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो वह रो रहा होता था। माँ उसे बहला फुसलाकर थक जाती, लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था। मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है। लेकिन वो पता नहीं क्या सोचे बैठे था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था। 1 ही घंटा बैठा था। माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया था। हर महीने वह कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता। कहता था कि ये बिट्टू के खर्चे के हैं। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 17 साल की हो गई थी। अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था मुझे। मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया। कहने लगी कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दें। ये सुनकर वह कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा। क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करें। इससे इसकी माँ मत छीने। बिट्टू गौरी को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही ही है। 2-3 साल और रुक जाएं, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वह बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो दामाद? वो अभी गौरी की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे कर दें।
जीजा ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी मां को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकता था। यह सुनना था कि मेरी मां ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा, तो फिर क्या हुआ? बिट्टू गौरी को अपनी मां समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता, और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ मां वाला प्यार ना करें, मेरे सामने प्यार करें और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा श्लोक रखेगी, बिल्कुल मां जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए मां चाहिए, जो गौरी से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी मां कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो गौरी, मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ बिट्टू की मां की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। यह बात सुनकर एक जीजा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था, देखने में भी खूबसूरत नौजवान था, उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देख अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे, मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा दिक्कत तो बिट्टू का था। वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी, और ऊपर से उसके घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। इधर बिट्टू भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया था। जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं ऐतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं बिट्टू की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि बिट्टू से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और आकाश यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर आकाश के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वो मेरा जीरा है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बात नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ वैसा ही श्लोक करेगा जैसा कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बिट्टू के साथ यहां बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से आकाश को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी सुहाना थी और आज भी सुहाना है और हमेशा सुहाना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की मां बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वह कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप हैरान हुई, आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और बिट्टू को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही यह शादी जैसे भी हालात में की गई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियां बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा दिल दुखाया था उसने। मैंने सोचा, इससे तो अच्छा था काश मेरी मां मेरी शादी किसी और से कर देती। कम से कम वो मेरे साथ ऐसा श्लोक तो ना करता। ये आदमी तो पत्थर दिल है। कितने आराम से मुझे यह सब कुछ कहकर चला भी गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब वो सुहाना से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वह मेरे सामने ही दीदी के प्यार की आह भर रहा था। डीडी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसका फर्ज बनता था कि वो मुझे मेरे हिस्से की खुशियां देता, मुझे मेरे हिस्से का प्यार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। आकाश ने चुपचाप नाश्ता किया
उसने एक नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं उस पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं दीदी से कहीं अधिक थी। खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आकाश ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी। वह चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगे थे। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या बिट्टू में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगते थे। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी जरूरत का हर सामान वह लाकर रख देता था। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे मिल नहीं रही थी। हर लड़की के अंदर यह ख्वाहिश होती है, मेरा मन करता है वह मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करे। एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का जी चाहा। मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त आकाश भी घर आ गया। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, यह क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो? क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूं? तुम मेरे सामने सजस्वर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। शर्म नहीं आती? ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उसकी बातें सुनकर मुझे अपना आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। मुझे अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदलकर फूट फूट कर रोने लगी। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आया, मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मामा क्या हुआ है? आपको क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा है। मैं तो आपका प्यारा बेटा हूं ना। छोड़े पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूं। आप ठीक हो जाओ। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी, वह भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में बिट्टू ना होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता। बिट्टू की वजह से ही मेरी शादी आकाश के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बिट्टू ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई हैं। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूं, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं और खूब रंग बंग के कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल यह सब करने को नहीं चाहा। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। मेरी सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था, बाल भी खुले छोड़ दिए। अब यह दिन का समय था और अब आकाश के आने का समय नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में बिट्टू के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी। यह तो मेरा भांजा है, मुझे मामा मामा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सजा मैं बिट्टू को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब बिट्टू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर आकाश के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से आकाश घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां मीटिंग में बिजी हूं और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की मां हो।
मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों से सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थीं, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। बिट्टू तो डर कर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुभ चुका था और मैं बस सिसके भर कर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी। वो तो बिट्टू था, जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने बाबा के नंबर पर सेंड कर दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोंटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थीं। बिट्टू दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलट कर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूंगी, ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की मां हूं और मेरा यहां कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहां सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना और अपने पति की जरूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने बिट्टू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा, घर के सारे कामकाज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने इस सब को आग लगा दी थी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। कितने कितने दिन तक मैं कंघी भी ना करती थी। खैर, मैं बिट्टू के साथ साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे ये चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इस सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। बिट्टू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचता, मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का चूड़ियां क्या होती हैं, यह तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी सज संवर कर नहीं जाना था। इस बार जब त्योहार आई तो शायद आकाश नोट कर चुका था। वो जब बिट्टू को मोल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। यह कहते हुए वो कुछ हिचक जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वह मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाप के मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थीं, जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थीं। मैंने एक सरसरी से नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, ये आप किस लिए लाए हैं? आकाश मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, मतलब अपने बेटे की मां के लिए लाया हूं, तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूं। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वह दीदी को अभी तक भूला नहीं था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहां से जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
त्योहार थी तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे। बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो 2-2 बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब मेकअप करती हैं, अपने आप को खूब सज संवर कर रखती हैं, लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। आकाश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया। कहने लगा, तुम यह सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार हैं, एक तुम हो कि घर के कामों में घिन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, यह काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज आकाश मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। कहने लगा, तैयार हो जाओ, और मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी। वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया, इतने सालों में तो ना जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूं। साल में ना जाने कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वो लाजवाब हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई तुमने? और ना ही नए कपड़े पहने हैं और ना ही ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, सुहाना के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं बस एक प्रीति से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजावट आई थी। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बिट्टू सो चुका था तो उसे रात उसे दिन, जब वह बिट्टू सो चुका था तो यूं ही मैं अपने कमरे में घूम बैठी हुई थी। आकाश कमरे में आया। उसको देखकर मैं थोड़े से हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त पहली बार था जब आकाश मेरे कमरे में आया था। वह मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ छुड़ा लिया। खाने लगा। देखो गोरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा स्वरूप किया। मैं जानता हूं सुहाना की मोहब्बत में मैं अंधा हो चुका था, लेकिन यह बात तुम भी जानती हो कि सुहाना मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छुड़ाए थे। उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिमाग और दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था। मैं तो बिल्कुल भी उसके लिए दीवाना सा हो चुका था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक पर भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत शुरू किया था। तुमने मेरे बेटे को अपने औलाद की तरह पाला। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया, और जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं, पर एक दोस्त के जैसा उम्मीद रखने लगी थी। लेकिन इसके मौजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत शक्ति की थी। मेरे कलाई पर अभी भी उन टूटे हुए चूड़ियों के निशान थे। वह निशानों को छोड़कर आकाश खाने, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। कहीं ना कहीं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की नहीं, शुरुआत करना चाहता हूँ। आकाश के आंखों में कुमारी जाने लगी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां मेरी कलाई में पहना है। धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई। यह सब अरमान तो मेरे दिल में कब से खत्म हो चुके थे। मैं पलटकर उसे देखा और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की मां हूं। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी यह दुआ करते थे कि आप मेरे पति बनकर अच्छे पति बनकर रहे हैं। मुझे मेरे हिस्से का हक दे, मुझे मेरे हिस्से से प्यार दे। मैं भी आपके बाहों में सामने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मेरे यह सब सच बात मर चुकी है। मेरे सब जज्बात मच चुके हैं। मेरे साथ प्यार से बात करने की तो बात ही दूर है। आपने तो मुझे नजर उठाकर देखा तक नहीं। कितना मेरा दिल में चलता था कि आप मेरा तारीफ करें। मेरे लिए तो फिर लेकर आए। जब मैं तैयार हूं तो आप मेरी तारीफ करें। मेरे लिए तोहफे लेकर आए, मुझे बाहर घूमने ले जाएं। मेरा ख्याल रखें। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं। हर बार आपने मुझे जलील किया। मुझे हर वक्त ये बताया कि मैं दूसरी हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं बिट्टू की मां हूं। अब जब सब जज्बात राख हो चुके हैं तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं।
तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात जाग रहे हैं, तो अगर आप अपने अंदर के जज्बात को ठंडा करना चाहते हैं तो बेहतर है जाएं और दूसरी औरत से शादी कर ले जो आपकी जरूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की मां हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे तरफ से आपको खुली आजादी है, आप तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकालकर बालकनी में चली गई थी। कुछ देर बाद आकाश भी मेरे कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर तक अपने आंसू को अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी उसके लिए अपने अंदर जज्बात नहीं बना पा रही थी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है तो चाहे जो कुछ जो मर्जी कर ले, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत महरूम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर कोई यह समझता है कि वह उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।